Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are doing EVS pedagogy. Today we'll be studying about learning theories because before this इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने what is learning principles, learning का मतलब क्या है ये सब पढ़ा था. आज हम लोग learning theories के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, so before we start don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. So learning theories. What does this mean by learning theory? There are many different views of psychologists and scholars about the process of learning. Learning is a change in behavior which includes change in knowledge, skill and attitude. जैसे पहले भी हम लोगों ने लर्निंग का डेफिनेशन पढ़ा था या व्हाट इज लर्निंग पढ़ा था, तब हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि कोई भी चेंज हमारे बिहेवियर में हो विच इंक्लूड्स चेंज इन नॉलेज, हमारे ज्ञान प्रति कोई चेंज हो या हमारे स्किल में, हमारे जो भी गुण होते हैं हमारे अंदर उसमें कोई चेंजेस हो या हमारे एटीट्यूड में कोई चेंजेस हो, तो उसका मतलब क्या है, हमारे अंदर कुछ लर्निंग, कुछ सीख रहे हैं हम लोग, इसलिए हमारा चेंजेस हो रहा है. सो इसी तरह से लर्निंग का डेफिनेशन या व्यूज अलग अलग साइकोलॉजिस्ट या स्कॉलर्स ने डिफरेंट अपने अपने तरीके से बताया हमें कि लर्निंग थ्योरीज क्या क्या हो सकते हैं, कैसे लर्निंग हम करवा सकते हैं बच्चों को. ठीक है, तो यही सब चीज हम लोग अब आगे देखने वाले कि थ्योरीज क्या है. डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से, अपने एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हमें ये समझा रहे हैं कि हम बच्चों में लर्निंग कैसे करवा सकते हैं और कैसे उसको एनालाइज करेंगे कि बच्चे में लर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Okay, so on the contrary, psychologists or scholars differ about the process of learning. ये नहीं है कि सारे साइकोलॉजिस्ट, सारे स्कॉलर ये बोलेंगे कि एक ही तरीका है बच्चों को पढ़ाने का या एक ही तरीका से लर्निंग हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं बोल रहे. बहुत डिफरेंसेस है बोल रहे, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को बता रहे हैं. ठीक है, दे हैव कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू सपोर्ट देयर व्यूज. तो जैसे मैंने बताया, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट या स्कॉलर्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने व्यूज को उन लोगों को प्रूव करने के लिए कि भाई इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो लर्निंग, आपका लर्निंग करवाया जा सकता है. या ये एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बच्चे कैसे उनके अंदर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है या कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आप उसको कैच कर सकते हो या आप कैसे देख सकते हो कि उसके अंदर लर्निंग हो रहा है नहीं हो रहा है. ऐसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि लर्निंग बच्चे में हो रहा है या नहीं. बेस्ड ऑन दीज व्यूज, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ लर्निंग ऑकर्स. तो इन्हीं थ्योरीज के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि लर्निंग हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है, the principle of these theories can be used as guidelines to help select different instructional tools, techniques and strategies that promote learning. तो इन्हीं theories की हेल्प से, इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स जो पहले के जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने किया है, जो एक्सपेरिमेंट अपना, उसी एक्सपेरिमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनको हम लोग एक गाइडलाइन की तरह यूज करेंगे और हम लोग अपना एक इंस्ट्रक्शनल टूल, अपनी टेक्निक, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे हम लोग लर्निंग प्रमोट कर सकते हैं बच्चों में, कैसे लर्निंग करवा सकते हैं हम लोग बच्चों में उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का प्रिंसिपल्स के आधार पर. ठीक है, नाउ द थ्योरीज ऑफ लर्निंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ऑल्टरनेटिव स्कूल्स ऑफ थॉट. सो अब जो ये लर्निंग है उसको तीन, ये बड़े, देखिए ये तीन जो मैंने यहाँ पे तीन बनाया है ना, ये तीन पार्ट में ही पूरे थ्योरी को बेस्ड किया हुआ है. व्हाट आर दीज 3 ऑल्टरनेटिव, मतलब तीन ब्रॉडली क्लासिफाई किया, थ्योरी को तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया हुआ है. दैट इज बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी. तो तीन ये मेजर बड़ा क्लासिफिकेशन किया गया है लर्निंग थ्योरी का, जो सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्हीं को बेसिस मान के किया जाता है. सारे एक्सपेरिमेंट्स या सारे जो भी स्कॉलर्स यहाँ पे हैं जो अपने अपने डिफरेंट व्यूज बोल रहे हैं, उनका बेस या तो बिहेवियरिस्ट है या कॉग्निटिव है या कंस्ट्रक्टिव है. अब बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी मतलब क्या है, तो अगर सारे एक्सपेरिमेंट इन्हीं में बेस्ड है तो बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी मतलब क्या है. So behaviorist learning theory means learning as the relation between stimulus and response. अब behaviorist learning theory का मतलब क्या है कि किसी भी response या किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स के साथ जो नाता होता है उसी को हम लोग बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दूंगी तो आप समझोगे. जैसे किसी भी बच्चे को अगर कोई गर्म चीज पकड़ लेता है वो, ठीक है, कभी या उसको कुछ फायर से कुछ इंटरेक्ट हो गया, वो जल गया हो, तो आगे से वो बच्चा क्या होगा, फायर से सावधान रहेगा ना कि अच्छा फायर तो मुझे चोट पहुंचा सकती है, मुझे जला सकती है. तो उसके ये दिमाग में सेट हो गया है कि फायर मतलब गर्म होता है और मुझे ये
चोट पहुंचा सकती है, तो उसी रिस्पॉन्स में बच्चा वो फायर को छुएगा नहीं. सो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का यहाँ पे एक नाता हुआ ना. तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपको इस बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी के अंदर मिलेगा. ठीक है. सिमिलरली अब आ रहा है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी. कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी मतलब क्या है? ये क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग. इट इज द लर्निंग थ्रू विच प्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग होता है. जैसे कि कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, हमारे आजू बाजू कुछ भी हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग, हम लोग उसको सीधा नहीं लेते. सोचेंगे हम लोग कि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या है, इसको ये होना हुआ तो इसके पीछे क्या था रीजन, जो ये कोई भी घटना हुआ या कुछ डायरेक्टली ऐसे कोई बता दिया हमें कुछ भी बात और हम लोग उसको लेके नहीं बैठेंगे. अच्छा ऐसा हुआ था क्या, अच्छा ऐसा रीजन है क्या? ऐसा नहीं होता है. ओके. कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अंदर हम लोग रीजन करते हैं कि कोई भी बात क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक थ्योरी है, क्यों ऐसा हुआ. तो उस टाइप के लर्निंग थ्योरीज को क्या बोलेगा? Cognitive learning theory. And then comes this constructive learning theory. Constructive learning theory means that whatever we experience, we generate knowledge from whatever we experience. Constructive learning theory मतलब हम लोग हमारे एक्सपीरियंस से कुछ भी सीखते हैं, उससे बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी. क्योंकि हम लोग अपने एक्सपीरियंस को फिर उसको अपने एक्सपीरियंस कुछ भी होता है हमारे साथ, उसको फिर बाद में हम लोग अपने एक नजरिया, दूसरा ही नजरिया बनाते कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, तो उसका मतलब अपने एक्सपीरियंस को एक नया मीनिंग देने का जो भी थ्योरी होता है ना, उससे क्या कहा जाएगा? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी बोला जाएगा. ठीक है. बिहेवियरिस्ट इज द रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. ठीक है. कॉग्निटिव मतलब आप रीजन करते हो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा रीजनिंग करते हो. एंड कंस्ट्रक्टिव मतलब अपने एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर आप कुछ भी सीखते हो, उसे क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी. ओके. नेक्स्ट now we'll be learning about learning theories of different scholars. ठीक है. अलग अलग स्कॉलर्स या साइकोलॉजिस्ट्स ने हमारे लिए एक डिफरेंट लर्निंग थ्योरी का इजाद किया था या एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे. सबसे पहले है अल्बर्ट बंडोरस. ठीक है. सो अल्बर्ट बंडोरा इज वेरी फेमस फॉर सोशल लर्निंग थ्योरीज. ठीक है. व्हाट इज सोशल लर्निंग थ्योरी, ये भी आएगा अभी. अल्बर्ट बंडोरा एक कौन है? एक कैनेडियन बोर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट and originator of social cognitive theory, who is probably best known for his modeling study on aggression, referred to as the Bobo doll experiment, which demonstrated that children can learn behaviors through the observation of adults. तो अल्बर्ट बंडोरा पहले कौन है? एक कनाडा में बॉर्न अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है या ओरिजिनेट किया है वो है उनका एक्सपेरिमेंट, जो भी काम उन्होंने किया वो उसका नाम क्या है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का ये ओरिजिनेटर है, इन्होंने ही ओरिजिनेट किया है. और ये बहुत ज्यादा फेमस है किस चीज के लिए? अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जो कि एक एक्सपेरिमेंट एक डॉल के ऊपर किया गया है, जिसको यू कैन ऑल्सो से स्टडी ऑन एग्रेशन. मतलब आपको कितना गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आप कर सकते हो, आपका गुस्सा का क्या रिएक्शन हो सकता है, इसके ऊपर एक बेस्ड किया हुआ एक्सपेरिमेंट है. उसके लिए अल्बर्ट बंडोरा बहुत फेमस है. एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी यूजफुल, कि हमें अंडरस्टैंड करवाता है बच्चों के बिहेवियर कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए. दैट इज वाई अल्बर्ट बंडोरा का ये एक्सपेरिमेंट हम लोग इधर इंक्लूड किए हैं, इस सिलेबस के अंदर इंक्लूड है. ओके. सो व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट ऑल टॉक अबाउट? ये एक्सपेरिमेंट बताता क्या है कि हम लोग अडल्ट्स जैसा बिहेव करते हैं ना, हम अडल्ट जैसा बिहेव करेंगे, जैसे अच्छे से बात कर रहे हैं या किसी से जोर से चिल्ला के बात कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं और हमारे ही बिहेवियर से बच्चे सीखते हैं. दे लर्न फ्रॉम आवर बिहेवियर. अडल्ट का जो भी बिहेवियर है उसको बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उससे सीखेंगे वो लोग, और फिर अपने बिहेवियर में उसी चीज को ढालते हैं. यही चीज बताया गया है इनके एक्सपेरिमेंट में. ओके. द सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडोरा emphasizes the importance of observing and modeling the behaviors, attitudes and emotional reaction of others, or you can say adults. Right? Social learning theory explains human behavior in terms of
continuous reciprocal interaction between cognitive behavior and environmental influences. So क्या है सोशल लर्निंग? सोशल लर्निंग मतलब हमारे ह्यूमन बिहेवियर है जो हम लोग एक सोसाइटी के अंदर प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो हमारा बिहेवियर हो या कॉग्निटिव हो, हमारा कोई भी रीजनिंग के हिसाब से हो, या हमारे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, मतलब कोई हमारे लिए अच्छा बोल रहा था हम उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, कोई हमारे लिए बुरा बोल रहा था हम उनके साथ बुरा बिहेव करेंगे। तो वो सारा सोशल लर्निंग, सोसाइटी के अंदर जो हमारा बिहेवियर है उस थ्योरी में जो हम पकड़ है वो अल्बर्ट बंडोरा का है, और उन्होंने हमें बताया है सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब कि आप अपने बिहेवियर सोसाइटी में कैसा रखते हो उसे ही सोशल लर्निंग बोला जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरी के अंदर बंडोरा ने यही बताना चाहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम हमारे बिहेवियर्स को, एटीट्यूड्स को, इमोशन को, जैसे हम लोग दूसरों को प्रदर्शन करते हैं वो हम लोग किस तरीके से प्रदर्शन करना, वो देखना, उसे परखना, खुद को परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हमारे खुद के बिहेवियर से सीख रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं होता ना, बच्चे देख रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमसे कुछ सीख रहे हैं, लेकिन ये चीज हमें याद करना चाहिए कि हम बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी purposes that individual learn by observing the behavior of others or models, then they evaluate the effect of those behaviors by observing the positive and negative consequences that follows. अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, सोशल थ्योरी का मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें क्या दिखाना चाह रहा है ये अल्बर्ट बंडोरा जी, कि आप जैसे बिहेव करोगे वो सब ऑब्जर्व करेंगे लोग, चाहे आपका अच्छा बिहेवियर हो या बुरा बिहेवियर, जैसा भी ऑब्जर्व करते हैं, बाद में उसका इफेक्ट जो औरों के ऊपर आता है वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाता है या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाता है, इसके ऊपर आधारित है ये सारा स्टडी। ओके, व्हाट इज द मेन 3 कॉन्सेप्ट्स इन हिज एक्सपेरिमेंट? ये अल्बर्ट बंडोरा का जो एक्सपेरिमेंट करता है, ये जो स्टडी करता है, इसका मेन 3 की कॉन्सेप्ट क्या है? Bandura asserts that most human behavior is learned through observation, imitation and modeling. समझे ना, मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो भी बिहेवियर है वो लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, आपको इमिटेट करेंगे, आपको कॉपी करेंगे कि आप कैसा कर रहे हो वैसा ही वो करेंगे, कॉपी करेंगे और आपको अपना मॉडल मानेंगे वो कि मैंने उनसे सीखा है। So the main 3 concept of his social learning theory is ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। मतलब आपको ऑब्जर्व कर रहा है, फिर आपको इमिटेट भी कर रहा है, कॉपी भी कर रहा है, आपके जैसे हुबहू करने का कोशिश भी कर रहा है, और आपको ही वो अपना मॉडल मान रहा है क्योंकि आपसे वो सीख रहा है। यू आर द मॉडल फॉर दैट बच्चा सोच लीजिए, या जो भी अदर जो भी ह्यूमन बीइंग आपको देख रहा है वो आपको मॉडल समझ रहा है, आप अपना। ओके, नाउ लेट्स लुक मोर क्लोजली एट बंडोरा सोशल लर्निंग theory and the implications of this theory on teaching and student learning. तो अब हम लोग आगे एक देखेंगे कि बंडोरा का ये सोशल लर्निंग से क्या implications, क्या impact होता है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ओके, नाउ बंडोरा's 4 principles of social learning theory. अब क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सोशल लर्निंग के की फैक्टर्स है। ओके, 4 principles. The following steps are involved in observational learning and modeling processes. क्या क्या देखा जाता है ऑब्जर्वेशन के टाइम पे? Attention. In order to learn, you need to pay attention. अगर आपको कोई चीज सीखना है तो आप उसको अटेंशन दोगे ना, आप ध्यान से देखोगे ना कि क्या हो रहा है वहां पे, कैसे हो रहा है, वो देख के आप सीखोगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ सीखने के लिए अटेंशन बहुत जरूरी है। Any interruption may affect the advertency of learning. तो अगर आप कुछ ध्यान से देख रहे हो और आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब कर देता है तो आपका वो जो ध्यान होता है, आपका सीखने का जो एक क्रम होता है वो टूट जाता है ना। तो इसीलिए बोलते कोई भी इंटरप्शन होगा, कोई भी आपका ध्यान भंग करेगा तो आपका वो एक लर्न का एक जो फ्लो होता है, जो आप सीख रहे होते हैं वो टूट जाता है। सो इम्पोर्टेंट इज अटेंशन, बहुत जरूरी है। नाउ अगेन अनदर इज रिटेंशन. द एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज द मेन पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. आपने जो भी सीखा है उसको आप स्टोर करेंगे अपने अंदर, आप उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, we learn by internalizing information in our memories. We recall that information later when we are required to respond to a situation that is similar the situation within which we first learned the information. मतलब रिटेंशन क्या, आप कोई भी चीज देख रहे हो, ठीक है, तो आपने उसे सीखा, बहुत ध्यानपूर्वक देखा, आपने उसे सीखा, आपने स्टोर कर लिया। अब आपने स्टोर किया तो वो कब यूज करेंगे, जब आप
उसी सिचुएशन में आप फंसोगे या उसी सिचुएशन में आप होगे जब आपने ये इंफॉर्मेशन देखा था, सीखा था, तब आपको क्या होगा, वो रिकॉल होगा कि मैंने उस दिन ऐसा देखा था, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ घट रहा है, तो मुझे वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए बोल के उसी समय आपका जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है आप यूज करोगे, right? So that is retention. Now reproduction. We reproduce previously learned information. That may be behavior, knowledge, skill, कुछ भी हो सकता है. When required. हमें जब जरूरत पड़ती है तब हम लोग जो पहले लर्न किए हुए रहते हैं उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करते हैं. किसी सिचुएशन में पहुंचने के बाद अगर आपको कोई चीज का जरूरत पड़ता है तो आप क्या करोगे, उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करोगे, रिप्रोड्यूस करोगे. दैट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन. हाउएवर प्रैक्टिस थ्रू मेंटल एंड फिजिकल रिहर्सल ऑफन हेल्प्स आवर रिस्पॉन्स. बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग, दिमाग में बार बार बात को दोहराते रहेंगे, ऐसा करना चाहिए मुझे, इसके बाद ऐसा करना चाहिए, तो वो आपको प्रीवियस लर्न जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रैक्टिकली आराम से कर पाओगे. किसी भी पोजीशन में आपको वो चीज चाहिए, सिचुएशन में आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप आराम से उसको रिकॉल कर पाओगे, रिप्रोड्यूस कर पाओगे. ठीक है. एंड मोटिवेशन. मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. वी नीड टू बी मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग. कुछ भी काम करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है. अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, प्रोत्साहित नहीं करता किसी भी काम करने के लिए, तो आप कैसे करोगे? So motivation is very important in teaching learning because teachers को हमारे अपने बच्चों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है. उनको मोटिवेट करके उनको उनका गाइड बन के उनको अच्छे से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के देना बहुत जरूरी है, so that they learn from it. Often that motivation originates from our observation of someone else being rewarded or punished for something they have done or said. This usually motivates us later to do or avoid things the same thing. तो इसमें क्या बोला गया मोटिवेशन में? हमें मोटिवेट करना चाहिए, जरूरी है, लेकिन हम अपने आप से भी मोटिवेट हो सकते हैं क्योंकि हमने पहले उस देखा था, हमने कुछ भी देखा, उससे कुछ सीख रहे हैं. तब हम लोगों ने क्या देखा, अगर कुछ अच्छा हो रहा है और उसे उस अच्छे काम के लिए कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ प्राइज मिल रहा है, तो हम लोग ये भी स्टोर करेंगे ना, अच्छा हम लोग ऐसे कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें भी मिलेगा ये प्राइज. या फिर कुछ आपने ऐसा देखा कि कुछ गलत हो रहा है और उसको पनिशमेंट मिल रहा है, तो उसमें भी आप क्या करोगे, उसको भी आप स्टोर करोगे कि अच्छा भाई ये चीज तो मुझे करना नहीं चाहिए वरना मुझे भी पनिशमेंट मिल सकता है. तो इस तरीके का मोटिवेट आप खुद पर खुद भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे रिवॉर्ड है. रिवॉर्ड के लिए जैसे टीचर ने बोला है कि सपोज आप इतना इतना होमवर्क करके लाओ, मैं आपको कल चॉकलेट दूंगा. एंड आप देख रहे हो वो बच्चा इतना होमवर्क करके लाएगा तो नेक्स्ट डे उसे चॉकलेट मिल रही है, तो आपको क्या मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा मैं भी अगर करके ले जाता हूँ इतना होमवर्क तो मुझे भी टीचर चॉकलेट देगी, राइट? सो यू गेट मोटिवेटेड एंड आप उसमें अच्छे से काम करने लगोगे. लेकिन सेम थिंग अगर आप देख रहे हो कोई टेस्ट लिया जा रहा है इस क्लास में आपका और कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है, ठीक है, और टीचर उसे पकड़ लेती है एंड उससे पनिशमेंट मिलता है, प्रिंसिपल के पास ले जाओ या जो भी पनिशमेंट देना है वो दिया जाता है, तो आप क्या सीखोगे उसमें से कि अरे नहीं मुझे तो ये गलत काम करना ही नहीं चाहिए, चीटिंग तो करना ही नहीं चाहिए वरना मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी. तो दीज आर द मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. ओके. सो अच्छे के लिए भी होता है जहां आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है तो आप मोटिवेट हो रहे हो, और बुरे के लिए भी आप मोटिवेट हो रहे हो, मतलब बुरा ना करे इसके लिए भी मोटिवेट हो रहे हो, तो आप देख के ही सीख रहे हो ये सब. सो बंदूरास प्रिंसिपल्स में क्या है इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को हमें अटेंशन करवाना बहुत जरूरी है. कभी भी कोई भी चीज सिखाते हैं तो देन रिटेंशन, उसको उसने स्टोर किया नहीं किया इंफॉर्मेशन को वो देखना बहुत जरूरी है. देन कम्स इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कब करेगा, वो कब इंफॉर्मेशन को यूज करेगा ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोसेस में कौन से सिचुएशन में वो अपना प्रीवियसली लर्न्ड इंफॉर्मेशन को यूज करता है, वो रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा. एंड देन कम्स इज मोटिवेशन. मोटिवेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मोटिवेट हमेशा बच्चों को करते ही रहना पड़ेगा, चाहे वो रिवॉर्ड के लिए मोटिवेट करो या पनिशमेंट मिलेगा बोल के उसको सावधान करने के लिए मोटिवेट करो, लेकिन मोटिवेशन इज द मस्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट बंदूरास एक्सपेरिमेंट. मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आप लोग समझो कि क्या बात हो रहा है ये बंदूरा का एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसलिए मैं ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लेके आया. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्चर देखिए आप लोग, यहाँ पे एक अडल्ट है. ओके. वो अडल्ट एक ये जो इनफ्लेटेड बलून का जो डॉल आता है ना, जो फुलाते हैं हम लोग और डॉल बन जाता है, वैसा वो बलून है, डॉल है, उसको ये मार रही है, राइट? इस पिक्चर में भी आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे मार रही है वो. एंड सिमिलरली नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए बच्चा कैसे कर रहा है, बच्चा का रिएक्शन भी सेम वैसा ही है क्योंकि ये बच्चे ने देखा ना बड़े लोग कैसे कर रहे हैं, वो मार रहे हैं उस बलून को, तो बच्चे भी वो सीख के सेम वैसे ही बिहेव कर रहे हैं. देखिए इधर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, है ना?
So what is it said that in 1961, Bandura carried out his famous Bobo doll experiment, a study in which researchers physically and verbally abused a clown-faced inflatable toy in front of preschool-aged children, which led the children to later mimic the behavior of the adult by attacking the doll in the same fashion. Subsequent experiments in which children were exposed to such violence on videotape yield similar results. इसमें क्या बोला गया है, बंदुरा ने 1961 में एक एक्सपेरिमेंट किया था. इसको क्या बोला जाता है, इस डॉल को बोबो डॉल बोला था. उस समय एक्सपेरिमेंट में बोबो डॉल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था. उसमें उन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट था, रियल में नहीं किया था, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट प्री स्कूल बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के सामने किया गया था. उसमें क्या किया गया था कि एक डॉल को अडल्ट मार रहे हैं खूब, ठीक है, उन्हें अब्यूज कर रहे हैं, उन्हें कुछ कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ किया था बच्चों के सामने, प्री स्कूल बच्चों के सामने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था. एंड देन बाद में क्या देखा जाता है कि बच्चों के सामने जब ये डॉल आता है तो बच्चे भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे बड़ों ने किया था. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे वो ऑब्जर्व किए हैं, सीखे हैं कि अच्छा इस बलून के साथ या इस डॉल के साथ तो हमें इस तरीके से रिएक्ट करना, इस तरीके से पेश आना चाहिए. वो उन्होंने वहां से सीखा और वैसा ही एक्सपोज किया अपने आप को. तो यही चीज बंदुरा अपने एक्सपेरिमेंट में बता रहे हैं कि हम बड़े जैसा बिहेव करेंगे, बच्चे वो ही सीखेंगे. इसीलिए अब आप कल को आप टीचर बनोगे तो आपका बिहेवियर में ये सुधार होना चाहिए कि हम बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल बने, एक अच्छा एग्जाम्पल बने और बच्चों को हम अच्छी चीजें सीखने के लिए प्रेरित करें. ठीक है, दैट इज वाई फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड, बंदुरा के एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हमें बच्चों को जो गलत सीख रहे हैं उससे बचाना है और खुद को भी वहां पे एक एग्जाम्पल सेट करवाना है बच्चों के सामने. ठीक है. Now, next is Gestalt's theory of insightful learning. This is also important. Gestalt का theory भी बहुत important है. पहले हम लोगों ने बंदोरा का theory पढ़ा था जो observe करके सीख रहे हैं बच्चे, है ना. अब this is Gestalt theory. Gestalt is a decisive trend in psychology history. It was born in Germany at the beginning of 20th century. मतलब ये एक एक ट्रेंड है, एक डिसीसिव ट्रेंड इन साइकोलॉजी थ्योरी. मतलब एक ट्रेंड है जिसका किसी का नाम नहीं है, एक जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ उसके ऊपर का एक ये टॉपिक दिया गया है, जिसाल्ट एक नाम दिया गया है. ठीक है, इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है. जिसाल्ट का इंग्लिश कुछ भी नहीं है. ये एक जर्मनी में किया गया एक एक्सपेरिमेंट है. इसका इंग्लिश कुछ भी नहीं है. इसको बस हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं कि टोटालिटी ऑफ फिगर, स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गेनाइज्ड यूनिटी. मतलब कुछ भी चीज तो फुल्ली आपको एक पूरा का पूरा आपको कुछ चीज में हेल्प करता है या कुछ चीज से आपको पूरा, कोई टुकड़ों में नहीं लेकिन फुल फॉर्म में आपको कोई आपको फुल नॉट इन पार्ट्स बट फुल फॉर्म में आपको अगर कोई चीज इफेक्ट करता है, उस इफेक्शन को जो भी इफेक्ट कर रहा है आपको, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जिसाल्ट कहेंगे यहाँ पे. ठीक है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिसाल्ट थ्योरी, क्या क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिसाल्ट. इट्स मेन प्रोसीडर्स ऑफ जिसाल्ट थ्योरी आर फिलोसोफर्स, थिंकर्स सच एज कांट, वोल्फगैंग कोहलर developed the theoretical basis on which this school developed. ये एक ये जो स्कॉलर्स है कांट और वोल्फगैंग कोहलर, इन्होंने डेवलप किया हुआ ये थ्योरी. ठीक है, ये स्कूल ऑफ डेवलपमेंट जिसाल्ट थ्योरी को इन्होंने डेवलप किया था. जिसाल्ट इनके स्कॉलर्स और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं. ठीक है, अभी मैंने सिर्फ दो ही नाम दिया है, कांट एंड वोल्फगैंग कोहलर. एंड जिसाल्ट थ्योरी एक्सप्लोर्स द डायनामिक रिलेशनशिप दैट कनेक्ट्स द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी. जिसाल्ट थ्योरी डज नॉट कंसीव सेपरेटिंग प्रोसेसेस सच एज लर्निंग फ्रॉम मेमोरी. तो जिसाल्ट का थ्योरी में क्या है ना, रिलेशनशिप कैसे हम लोग करते हैं, डिफरेंट चीजों को कनेक्ट करके एक होल बना के उसको ये थ्योरी काम करता है. ठीक है, और इट डज नॉट कंसीव सेपरेटिंग प्रोसेसेस सच एज लर्निंग फ्रॉम मेमोरी. मतलब टुकड़ों टुकड़ों में ये नहीं कंसीव करता, ये नहीं बताता है जिसाल्ट थ्योरी. वी आर एक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, वी डू नॉट ऑल परसीव रियलिटी इन द सेम वे वी हैव आवर ओन विजन्स.
Each one structures the information they receive according to their previous experiences. तो हम लोग इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग ये परसीव नहीं करते, कुछ भी चीज अगर हम लोग कुछ देखते हैं और हम लोग उसको उस तरीके से नहीं लेते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, सब अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अलग तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, बिकॉज हम लोग रियलिटी जैसा उसको ना हम अपने उसी हिसाब से नहीं लेते जो दिख रहा हमें, हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस रियलिटी को सोचते हैं कि नहीं मेरे साथ तो ऐसे हुआ था तो ऐसा ही हुआ होगा उसके साथ, दूसरा सोचता है कि नहीं नहीं यार मेरे साथ तो ऐसे हुआ था तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। तो इट्स जस्ट लाइक सब अपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही कोई भी रियलिटी को देखेगा, ठीक है। Gestalt theory's main study area is perception. Gestalt theory focuses especially on seeking simple and natural explanation that could be adapted to our natural way of perceiving reality. Through perception, we are able to acquire knowledge of the world, interact with it, and connect with others. तो इस परसेप्शन का मतलब क्या है कि आप कुछ भी चीज आप देख रहे हो उसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसको लेते हो कि नहीं भाई ऐसा ही हुआ होगा, मेरे साथ ऐसे हुआ था, या फलाने के साथ ऐसा हुआ था तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा, बल्कि हम लोग उस एक परसेप्शन बना लेते हैं, उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग उस नॉलेज को एक्वायर करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं दूसरों के साथ, राइट। सो जिसाल्ट थ्योरी ऑफ लॉ, इसमें समझाएंगे हम आपको कि जिसाल्ट थ्योरी ऑफ लॉ, जिसमें कई सारे लॉ है, मतलब मगर हम लोगों ने 4-5 ही लिया है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लॉ जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। जिसाल्ट थ्योरी लॉ, नाउ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटी मतलब जो हूबहू दिखे, उससे हम लोग क्या कहेंगे? सिमिलैरिटी, राइट। सिमिलर फिगर्स सीम टू हैव द सेम शेप. Their similarity may be due to the fact that they have the similar color, shape, or any other characteristic that allows us to draw a parallel between them. मतलब कुछ भी हो सकता है ना सिमिलर, या तो उन लोग का शेप सिमिलर होगा, या कलर सिमिलर होगा, या कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगा, राइट। सो हम लोग को देखने ऐसा अच्छा ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं ऐसा लगता है ना। सो दैट इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. वी नो दैट ईच ट्री हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल में लिख रही हूँ यहाँ पे, वी नो दैट ईच ट्री हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. ट्रीज है, एक ट्री का बहुत बड़ा जंगल सोचिए आप, ठीक है, हमको पता है कि अलग अलग ट्री का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। नॉट ऑल ट्रीज आर एग्जैक्टली द सेम हाइट एंड कलर, ठीक है, हम लोग को पता है जंगल के अंदर लाइन से ट्री है, सारे ट्री एक जैसे दिखने वाले नहीं होते, सारे ट्री का एक ही हाइट नहीं होता, एक ही कलर नहीं होता, वो सब हम लोग को पता है, ठीक है। लेकिन however, from this point of view, they seem to us to be practically the same because of the similarity. क्योंकि वो सिमिलर दिखते हैं, एक बड़ा सा ट्रंक होता है, ब्रांचेस निकले होते हैं, पत्ते लटके हुए होते हैं, है ना, तो वो दूर से देखने में हमें क्या लगता है? सब सेम है, एक ही जैसा है, लेकिन हमें ये पता है कि एक तो नहीं है, दे लुक सिमिलर, एक जैसे दिखते हैं मगर एक नहीं है. सो दिस इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हमें यही चीज समझाता है कि सब चीज का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, लेकिन फिर भी वो देखने में अगर सिमिलर हो तो हमारे दिमाग में एक बार यही ख्याल आएगा कि दे आर सिमिलर. सो इस चीज को जो समझाता है उसी लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, नाउ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी. The elements closest to each other tends to form a group as if they were one set. If you look at these at 3 piles of candy, you will notice 3 groups instead of seeing all the candy separately. इसमें क्या है कि मतलब लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब कोई भी चीज आप ग्रुप में रखो या इकट्ठा कोई भी चीज रखो. अब सपोज यहाँ पे कैंडी का एग्जाम्पल मैंने लिया है कि 3 अलग अलग पाइल किया हुआ है कैंडीज का, चॉकलेट का 3 अलग अलग आपने ढेरी लगा रखी है. ठीक है, तो आप उसको देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? 3 अलग ढेरी है चॉकलेट का, है ना. ये तो नहीं देखोगे ना कि एक चॉकलेट अलग अलग, तो आप देखोगे नहीं. आपको यही दिखेगा ना, एक पाइल है, एक चॉकलेट का एक पाइल, दूसरा पाइल चॉकलेट का, तीसरा पाइल चॉकलेट, 3 पाइल्स आपको अलग अलग दिखेंगे, मगर आपको एक चॉकलेट अलग अलग तो दिखेगा नहीं, है ना. तो आप ग्रुप में देखोगे ना वो सारे चीज. अगर एक साथ रखा होगा इकट्ठा एक ग्रुप में बहुत सारे चॉकलेट रखे हुए गए हैं, तो आप उस ग्रुप को देखोगे, उस पाइल को देखोगे ना, उस ढेरी को बोलोगे कि हाँ वो चॉकलेट का एक ढेरी है. ये तो नहीं बोलेगा कि वहां पे 1 2 3 4 या कितना इतने चॉकलेट है, वो तो नहीं बोलोगे ना. देखने पर आपको 3 अलग अलग ढेर मिलेंगे, है ना. तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कि आप किसी भी चीज का एक ग्रुप को देखते हो, सिमिलर एक ग्रुप में दिखेगा आपको, ना कि एक अलग अलग सिंगल चीज दिखे आपको. अब जैसे ये एग्जांपल लीजिए,
तो यहाँ पे आप देखे हुए सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, एक क्रॉस लाइन दिख रहा है, वो डॉटेड एक क्रॉस लाइन है। मगर आप ऐसे तो नहीं दिखोगे एक ये अलग डॉट है, फिर दूसरा डॉट है, फिर दूसरा डॉट है, ऐसे तो नहीं दिखोगे ना। जब आप इस पिक्चर को देखोगे फर्स्ट आपका लुक में क्या आपको क्या समझ में आएगा, दैट डॉटेड लाइन, दो लाइन क्रॉस हो रहे हैं आपस में, यही तो देखोगे, दो लाइन मतलब एक ये लाइन हुआ, एक ये लाइन हुआ, है ना। तो आपको दो लाइन दिख रहे हैं डॉटेड। आप ये तो नहीं बोलोगे कि 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ से एक दूसरा डॉट 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 जा रहा है और फिर जैसे क्रॉस हो रहा है, ऐसे तो नहीं देखेंगे ना। हम लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, डॉटेड लाइंस है वो क्रॉस हो रहा है, या क्रॉस्ड डॉटेड लाइंस है। तो एक ग्रुप में देख रहे हैं ना, इस पूरे लाइन को हम लोग एक ग्रुप में देख रहे हैं, डॉटेड लाइन ये पूरा एक ग्रुप में दिख रहा है हमें, एक डॉटेड लाइन। सो दिस टाइप ऑफ जो स्टडी हमें बताएगा, जो लॉ है, उस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलेंगे, ठीक है। Another is law of closure. Now this law states that the brain is able to perceive forms and figures in their complete appearance. ये हमें अपने आप ही हमारे दिमाग में ये सेट करवा देता है, ये ना देखने पर ही पिक्चर, अब जब सपोज ये पिक्चर आप देखिए, आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ से टुकड़ा गायब है कीवी का, यहाँ से टुकड़ा गायब है, यहाँ से टुकड़ा गायब है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक सेट हो जाता है ना कि अच्छा ये पूरा एक गोल कीवी का है, और इसको यहाँ से एक ये यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये बीच में एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे बनाया तो नहीं है ट्रायंगल, फिर भी हमें ट्रायंगल दिख रहा है, बिकॉज ये एक ब्रेन अपने आप ही हमें ये परसीव करवा रहा है, हमें ये ब्रेन अपने आप ही नॉलेज दे रहा है कि यहाँ पे ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल ही है। तो हम लोग को कीवी का ये टुकड़ा यहाँ पे टुकड़ा नहीं है बोल के नहीं देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का टुकड़ा बीच में ऊपर से रख दिया गया है, इसलिए कीवी छिप गया है। तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है कि कीवी फुल है, पूरा पूरा है स्लाइसेस, लेकिन ऊपर से ट्रायंगल रख दिया है, इसीलिए हमको ये नजर नहीं आ रहा, राइट। सो दिस टाइप ऑफ थ्योरी इज नोन एज लॉ ऑफ क्लोजर, क्योंकि हमारा दिमाग ही अपने आप ही ये चीज को एक्सप्लेन कर दे रहा है कि ये एक जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल बन गया है, बिकॉज ये जॉइंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखने में हम लोग को दिख जा रहा है जॉइन हो रहा है। हम लोग ये नहीं देख रहे कि इसके ऊपर से ये टुकड़ा कटा हुआ है, ये नहीं देख रहे, मगर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पूरा एक लाइन जॉइंट हुआ है, इसलिए ट्रायंगल बन गया है। तो ये हमें एक क्लोजर दे रहा है, एक फिगर को कंप्लीट करके दे रहा है, हमारा दिमाग अपने आप ही इसको कंप्लीट करके दे रहा है। उससे उस टाइप का लॉ को क्या कहेंगे हम लोग, लॉ ऑफ क्लोजर। ऐसा ही होता है, मतलब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है, ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ठीक है। अनदर इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, सिमिलर टू लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी में क्या था कि ग्रुप्स देखते हो आप, है ना, और यहाँ पे कंटिन्यूटी में क्या है, इट सेज द ब्रेन इज एबल टू परसीव फॉर्म्स एंड फिगर्स इन देयर कंप्लीट अपीयरेंस। वन एग्जाम्पल is that if we are walking around and notice on a poster A covered in half by the street lamp, we will continue to know that the letter is A and read the text without difficulty. अब इस एग्जाम्पल में किसी भी एक रास्ते में आप जा रहे हो, एक दीवार पे रास्ते में कोई एडवर्टीजमेंट होगा या पोस्टर होगा जिसमें कुछ चीज लिखा होगा और उसका ए आपका कोई चीज से कवर हो गया, या लैम्प पोस्ट से कवर हो गया, आधा पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन खाली दिख रहा होगा ए का आपको, तो आप आराम से उसको फिगर आउट कर लोगे ना, आप आराम से अपने दिमाग में ये सेट हो जाएगा, अच्छा ये तो हाँ ये ए है, और आगे जो भी लिखा है आप पढ़ लोगे, है ना। तो दिस टाइप ऑफ perceiveness comes from law of continuity. For example, यहाँ पे देखिए आप, when you see a figure like this, you are much more likely to see it as consisting of two lines. अब ये फिगर आप देख रहे हो, है ना, ये फिगर है, इस फिगर में आप क्या देखोगे, ये एक लाइन है एंड ये एक लाइन है, दो लाइन है, क्रॉस हो रहा है, ये देख रहे हो ना, दैट इज A1 rather than the other two shapes. एक A1 मतलब ये लाइन, ये जो लाइन है इसको A1 बोल रहा है, तो इस टाइप की तो दो लाइन दिख रहे हैं ना, एक ऐसे जा रहा है और एक नीचे से ऊपर जा रहा है बोल के, राइट। आप इस तरीके से तो नहीं सोचोगे ना इस फिगर को देखने के बाद कि ये आधा ऐसा घुमा हुआ है, फिर दूसरा आधा ऐसे करके घुमा हुआ है। द फर्स्ट लुक यू हैव इज दो लाइंस आपस में क्रॉस हो रहे, कर्व जो लाइंस है जो क्रॉस हो रहे, आपका फर्स्ट लुक यही आएगा। आप बिल्कुल भी ये कभी नहीं सोचोगे कि ये ऐसा एक सी शेप का कुछ है, ऐसा सी शेप का दो टच हो रहा है आपस में, ये आएगा ही नहीं हमारे दिमाग में। सो दिस टाइप ऑफ जो भी लॉ है कंटिन्यूटी का, दो लाइंस कंटिन्यू करके जा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट।
Perceptions or an idea is able to suggest its contradictory opposite, like the heat of summer suggests the cold of winter. परसेप्शन और आइडिया इज एबल टू सजेस्ट द कॉन्ट्ररी, मतलब हमें पता है कि एडिडास का ये है, ये लोगो है, लेकिन अगर इस टाइप से हम लोग कुछ देखेंगे तो हम लोग दिमाग में ऑटोमेटिक आया एडिडास के बारे में बात हो रही है, एडिडास का ये कॉन्ट्रास्ट है, अलग है ना, ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी हमको पता है कि ये एडिडास का ये आएगा अभी लाइन पे, ऐसा बन जाएगा, हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है। वैसे ही जब गर्मियां आती है तो हम लोग गर्मी का गर्मी मौसम में वो हीट जो गर्म होता है, गर्मी होती है, उसको सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग उसका कॉन्ट्रास्ट अगर अपोजिट हमारे दिमाग में आना पड़ेगा तो हम क्या, विंटर में इतना ठंड होगा, जितनी गर्मी अभी हो रही है ना विंटर में उतनी ठंड होगी, ऑटोमेटिकली वो एक रिलेटेड हो जाता है ना, तो वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसी तरह से ये जो लॉज फॉर्म्स हुए हैं वो जिस साल के थ्योरी के अकॉर्डिंगली फॉर्म हुआ है, और ये सब आपका लर्निंग थ्योरीज का इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये सब लर्न करना जरूरी है बिकॉज सीटेट में ये क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, नाउ कार्ल्स रोजर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये दूसरे स्कॉलर हैं कार्ल्स रोजर, ठीक है, जो जिनका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से हम लोगों को लर्निंग थ्योरीज के बारे में पता चलेगा। Okay, so experimental learning is a dynamic process in which students learn facts through discovery and investigations. मतलब बच्चे कैसे सीख जाएंगे, डिस्कवरी इन्वेस्टिगेशंस कर करके सीखते हैं। कुछ भी चीज हम लोगों ने उन्हें कुछ भी प्रोवाइड किया, एक कोई भी टॉपिक दिया तो बच्चे अपने आप उसको डिस्कवर करेंगे, अपने आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग करेंगे, अपने आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और सीखेंगे। That is called experimental learning. It is a student-centered approach, labeled each student's need and डिजायर्स। तो ये एक स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग है, बच्चे उनके अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज कि बच्चे कितने बड़े हैं और कितना केपेबल है, कितना हम लोग उनको वर्क करा सकते हैं, दे सकते हैं, उनके मेंटल हेल्थ या मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से हम उनको काम करवा सकते हैं। तो इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच एंड उनके बच्चे अपने कैपेबिलिटीज, अपने डेवलपमेंट के मुताबिक जो भी एक्सपेरिमेंट करके लर्न करेंगे, ये इसी का कार्ल रॉजर्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के थ्योरी के अंतर्गत ही आएगा। लर्निंग टेक प्लेस फ्रॉम बोथ विक्ट्रीज एंड मिस्टेक्स एंड हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग न्यू स्किल्स, पर्सपेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो सही तो है, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कभी तो हम लोगों की राइट होता है कि एक्सपेरिमेंट सही हो जाएगा, और कभी मिस्टेक्स भी होता है, तो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स ऑल्सो ना। अगर हम लोग कुछ मिस्टेक करेंगे तो अगली बार से वो मिस्टेक नहीं करेंगे, तो हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे ना, तो इसीलिए नया स्किल्स डेवलप होएगा, है ना, बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। Now, Roger inaugurates the idea of two different types of learning in his theory, that is cognitive and experimental. Cognitive हमने पहले पढ़ लिया था कि कोई भी रीजनिंग करके, सोच समझ के कोई भी चीज देखते हो आप तो उसके पहलू को समझोगे, देखोगे, उसके बाद आप कुछ भी डिसीजन लोगे। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करके सीख रहे हो, अपने हिसाब से, अपने मुताबिक से डिस्कवर कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट करके उसको कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसे एक्सपेरिमेंटल बोलेंगे, राइट। सो रॉजर ने ये दो आइडियाज को डेवलप किया था, ठीक है। कॉग्निटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स मेमोराइजिंग एंड लर्निंग ऑफ फैक्ट्स सच एज वोकैबुलरी, राइट, एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज मीट्स द नीड्स एंड अटेंटिवनेस ऑफ द लर्नर्स विद अ फोकस ऑन हैंड्स on experience and real life conditions. Experimental learning का मतलब क्या होता है कि आप अलर्ट हो, बच्चे जो भी लर्नर्स है वो अलर्ट है और अपने एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हुआ है उसको फोकस करते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए वो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को गेन करेंगे। उस टाइप का नॉलेज को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। ओके, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है उस या एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है उसका प्रिंसिपल्स क्या है। Significant learning takes place while the subject matter is relevant to the personal interest of the student. अगर स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे रहे हो और वो बच्चा उस चीज में इंटरेस्टेड है, उस बच्चे को उसमें बहुत ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा उसको शौक है उस चीज के बारे में जानने का, सीखने का, नई नई चीजें उस टॉपिक के ऊपर जानने का, तो ऑब्वियसली वो बच्चा क्या करेगा, सिग्निफिकेंटली वो उसके उस एक्सपेरिमेंट को वो कामयाब होगा, उस एक्सपेरिमेंट में बहुत कुछ नया सीखेगा वो, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो, उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा उसमें। एक्सक्यूज मी, अगर कुछ भी
इंटरेस्ट नहीं है बच्चा को, कोई भी टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, आप जबरदस्ती उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करने दोगे तो कुछ अच्छा कर पाएगा वो बच्चा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। जबरदस्ती कर रहा है, कहाँ से करेगा, है ना? तो पर्सनल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। सेकेंड इज लर्निंग विच इज थ्रेटनिंग टू द सेल्फ आर मोर असिमुलेटेड व्हेन एक्सटर्नल थ्रेट्स आर एट अ मिनिमम। तो अगर आप बच्चों को डांट डपट के एकदम थ्रेटन करके उनको डरा डरा धमका के करो, बोलोगे कि नहीं नहीं तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट कैसे नहीं करोगे, मैं भी देखता हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप थ्रेटन करके बच्चों को कुछ भी पढ़ने के लिए या करने के लिए कराओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं सीखेगा बच्चा। हाँ, अगर आपका मिनिमम थोड़ा बहुत सख्ती बरतना पड़ता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत करके अगर आप करते हो तो वो सीख लेगा, राइट? सो थ्रेटनिंग डजंट वर्क, बट थोड़ा बहुत मिनिमम अमाउंट में अगर आप एक्सटर्नल थ्रेट्स करते हो तो इट्स ओके, राइट? नाउ लर्निंग प्रोसीड्स फास्टर व्हेन द थ्रेट टू द सेल्फ इज लो। अगर आपको पता है मुझे डांटने वाला है नहीं, पता नहीं, थोड़ा ठीक है ना, अगर थोड़ी सी गलती हो तो थोड़ा सा तो डांट पड़ेगा, बल्कि अगर आपको पता है, स्टूडेंट को पता है या लर्नर को पता है ये चीज, तो ऑब्वियसली वो लर्न करेगा, वहां से सीखेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको पता है अगर मैं कुछ गलती करूंगा तो सामने से मुझे समझाएंगे या थोड़ा बहुत डांट फटकार पड़ेगी, बाकी तो मुझे समझा ही देंगे, बाकी तो मुझे जो भी वहां पे गलती होगा उसको ठीक करने में या सुधारने में मेरी मदद होगी। तो वो बच्चा जानता है अगर इस बात को, तो वहां पे लर्निंग होगा ही होगा, राइट? सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग इज द मोस्ट लास्टिंग परवेसिव। अगर आप खुद ब खुद सीखना चाहते हो, अगर आपको किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट है, सीखना ही सीखना है उसे, तो आप उसे सीख के ही छोड़ेंगे, और वो जो भी सीख रहे हो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, हमेशा आपके दिमाग में वो रहेगा और बहुत काम में, यूजफुल में आएगा ये जो लर्निंग है। अगर आप सेल्फ इनिशिएटेड हो, अगर आपको सेल्फ लर्निंग करने का मोटिवेटेड हो, तो ये जरूर से आपका काम आएगा। ओके, सो व्हाट इज इट? Principles of the theory: significant learning takes place and subject matter is very interesting. अगर आपको पर्सनली उसमें इंटरेस्ट है तो आप मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखोगे वहां से। अगर आप थ्रेटन कर रहे हो, बच्चे को डांट कर धमका कर पढ़ने के लिए बोल रहे हो या सीखने के लिए बोल रहे हो, तो कभी नहीं सीखेगा, है ना? हाँ, थोड़ा कम मात्रा में अगर आप उसको थ्रेट करोगे तो वहां पे लर्निंग अवश्य होगा ही होगा। और सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ को अगर इंटरेस्ट है और आप कुछ सीखना चाहते हो, तो वहां पे सीखना बहुत ज्यादा होगा और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको याद रहेगा। ओके, नाउ कम्स Pavlov's थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Pavlov का थ्योरी तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था थोड़ा बहुत आपको उस बारे में, इवान पावलोव के बारे में। आज फिर वापस कर लेते हैं। इवान पावलोव वाज अ रशियन साइंटिस्ट फोकस्ड ऑन हाउ डाइजेशन वर्क्स इन मैमल। एक रशियन साइंटिस्ट है एक्चुअली इवान पावलोव, ओके। और वो उनका काम क्या था, एक साइंटिफिक वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई एनिमल्स में, मैमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, कि वो खाना कैसे पचाते हैं, इस चीज का एक वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जो हमारे लिए लर्निंग थ्योरी के काम आया। और ये पावलोव साइंटिस्ट थे, इनको एजुकेशन से मतलब एक स्कॉलर या हमारे ये एजुकेशनल फील्ड या एजुकेशन साइकोलॉजी से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ये एक साइंटिस्ट है, वो डाइजेशन के ऊपर काम कर रहे थे मैमल्स का। लेकिन इनका जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ ना, जो एनिमल्स के ऊपर, जो अभी हम बात करने जाएंगे, उस एक्सपेरिमेंट के वजह से इनको इंक्लूड किया गया है एजुकेशन साइकोलॉजी या लर्निंग थ्योरी के अंदर। ओके, ही डिटेक्टेड एंड नोटेड डाउन इंफॉर्मेशन अबाउट डॉग्स एंड देयर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस। ठीक है, तो ये डॉग्स के ऊपर काम कर रहे थे और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है उसके ऊपर काम कर रहे थे। क्लासिकल कंडीशनिंग refers to the learning procedure in which a biological powerful stimulus, that is food, is paired with a previously neutral stimulus, that is bell. So classical conditioning बोल के इसमें एक चीज आती है इस थ्योरी के अंदर। पावलोव का थ्योरी है जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग बोल के एक बात आता है। वो क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग? मतलब कि जैसे डॉग के ऊपर ही अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डॉग के ऊपर हम बताते हैं कि क्लासिकल कंडीशन मतलब किसी भी डॉग को अगर आप कंडीशन करते हो या उसे इस तरीके से ट्रेन करते हो कि आप अगर
कुछ भी ट्रेनिंग दिया जाता है तो वो डॉग को पहले से पता होता है कि अच्छा अभी कुछ भी ये आएगा मेरे सामने तो मुझे इस तरीके से रिएक्ट करना है। जैसे सर्कस सब में भी होते हैं ना एनिमल्स को, उन लोगों को ट्रेनिंग किया जाता है और कई सारे एनिमल्स रस्सी में चल रहे होते हैं या वो रिंग वाला फायर वाला रिंग के अंदर से कूद के जाते हैं, तो उन्हें वो सब ट्रेन किया जाता है, कंडीशन किया जाता है। उसी तरह का कंडीशनिंग को क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाएगा। वो क्या यहाँ पे इस लर्निंग थ्योरी जो पावलोव्स थ्योरी है उसमें उसके अंदर एक फूड के बारे में बात किया जा रहा है, जो एक फूड और बेल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। It also refers to the learning process that results from this pairing through which the neutral stimulus comes to obtain a response that is generally similar to the one obtained by the powerful stimulus. तो powerful stimulus से पहले जो भी reaction मिलता था, चाहे जैसे डॉग के सामने अगर आप फूड रख दो या मीट रख दो तो डॉग का क्या रिएक्शन होता था, वही रिएक्शन एक न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि बेल बजने पर हो जाएगा। ये चीज जब हो जाता है, ये जब कंडीशनड हो जाते हैं, तब उसको क्या कहेंगे हम, द डॉग इज क्लासिकली कंडीशनड, वो ट्रेन हो गया है बोल के बोलेंगे। ओके, हियर द प्रोसीजर ऑफ पावलोव्स theory. The classical condition theory is based on the assumption that learning is developed through the interaction with the environment. अब environment के साथ आपका कैसा interaction है उसके ऊपर ये classical conditioning theory based है, ठीक है। Also environment shapes the behavior, internal mental states such as thought, feeling, emotion। हमें पता है environment हमारे behavior को भी shape करता है, हमारे internal mental state, हमारे thoughts, हमारे feelings को भी ये shape करता है। थोड़ा सा ये हमें डिफर करता है या हमारा कुछ भी चेंजेस लाता है एनवायरनमेंट, है ना। सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो, ये 4 एलिमेंट्स बहुत जरूरी है। व्हाट आर दे? अनकंडीशनल स्टिमुलस या यूएस बोलेंगे उसको शॉर्टकट में, अनकंडीशनल स्टिमुलस दैट इज which invariably causes to react in a way, मतलब कुछ ना कुछ तरीका से वो एक रिएक्शन करवाता है। उस माध्यम को क्या बोलेंगे हम लोग? अनकंडीशनड स्टिमुलस बोलेंगे, ठीक है। Then comes is unconditioned response take place when the unconditioned stimulus is present. अगर आपके पास unconditioned stimulus है, किसी भी चीज के ऊपर आप रिएक्ट करोगे ही करोगे, उस टाइप का कुछ चीज है आपके पास, तो वहां पे ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्स तो होगा ही, है ना। तो दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, दैट इज द शॉर्टकट इज UR। ओके, नाउ कंडीशन स्टिमुलस के बारे में बात होगी, दैट इज CS, द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। मतलब आपको कुछ करवाना है सामने वाले से, लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो कंडीशन ही नहीं हो रहा है, दैट इज कंडीशनड स्टिमुलस, द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, है ना। एंड कंडीशन रिस्पॉन्स मतलब अ पर्टिकुलर बिहेवियर दैट एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू प्रोड्यूस व्हेन अ कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंट। जब एक कंडीशन स्टिमुलस आपके सामने में है, तब किसी भी तरह का रिस्पॉन्स अगर वो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो कर रहा है, दैट टाइम that particular organism will be called as he has learned a conditioned response बोल के, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट के आगे बताऊंगी, उससे आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। दिस कैन बी बेटर एक्सप्लेन बाय Pavlov's एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि कैसे होता है ये। Pavlov conducted an experiment on a dog and measured the amount of saliva secreted by the dog which it is exposed on different stimulus or objects। ठीक है, तो Pavlov ने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या एक्सपेरिमेंट था कि वो सलाइवा या राल कितना निकालेगा जब किसी भी तरह का स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट उसके सामने लाया जाएगा। स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एक डॉग के लिए मीट होगा, ठीक है, फूड होगा उसके लिए। सो एट फर्स्ट व्हेन Pavlov presented a piece of meat that is unconditioned stimulus, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं किया, उसको कुछ ट्रेन नहीं दिया, बस एक मीट का टुकड़ा लाके उसके सामने हम लोगों ने, डॉग के सामने में हम लोगों ने रख दिया। ऐसे लाया, एक डॉग के सामने मीट का टुकड़ा रख दिया, दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस मीट, डॉग को मीट खाना है, मीट के सामने उसका खाना लाके हम लोगों ने सामने रख दिया, दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। टू द डॉग ही नोटिस्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सैलिवेशन, ठीक है। तो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस जब एक डॉग के सामने में आया, क्या था अनकंडीशनड स्टिमुलस? एक मीट का टुकड़ा था। जब वो डॉग के सामने में आया तो उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? डॉग जब मीट को देखता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? वो बहुत जोर से सैलिवेट करने लगा, उसका राल गिरने लगा कि अरे वाह, मुझे तो आज मीट खाने को मिलेगा। तो जो सैलिवेशन उसका निकला, जो रिएक्शन उसने दिखाया वो मीट को देख के, दैट वाज योर
अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, उसे सिखाया नहीं गया था, उसे ट्रेन नहीं किया गया था, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स हुआ वहां पे मीट को देखते ही. So meat here is your unconditioned stimulus and the salivation is the unconditioned response. वो अपने आप हुआ है. ठीक है. Now, whereas in the second time when he just rang the bell, he observed there was no effect of the bell. Neutral stimulus or no reaction on the dog's salivation. अब second है, पहले तो उसने ऐसे किया एक दिन, फिर नेक्स्ट डे क्या किया कि एक बेल बजाया और फिर डॉग को देखा. अब क्या रिएक्ट करेगा ये? मीट को देख के तो आगे वाला दिन उसने कितना सैलिवेशन किया था, कितना लाल गिराया था. अब क्या होता है, वो देखता है तो कुछ भी नहीं हुआ. तो बेल यहाँ पे क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है जब बेल बज रहा है. तो राइट, डॉग का कुछ रिएक्शन नहीं है वहां पे, सैलिवेशन का तो नाम ही नहीं है. फिर क्या किया है पावलोव ने? आफ्टर दिस पावलोव रैंग द बेल अकम्पनीड विद द मीट एंड नोटिस द सैलिवेशन ऑफ द डॉग. फिर बाद में क्या किया, पहले तो उसने जस्ट बेल बजा के छोड़ दिया, कुछ भी नहीं हुआ. फिर बाद में क्या किया, उसने बेल बजाया. बेल बजाने के बाद उसने मीट वहां पे सामने मिला के रख दिया. पहले बेल बजाया, उसके बाद मीट लाया. ठीक है. तब देखा कि अरे वाह, डॉग ने तो फिर से सैलिवेशन दे. मीट को देखते ही डॉग का क्या हुआ, सैलिवेशन चालू हो गया, है ना. So he repeated this process several times and finally one day he just rang the bell without meat. फिर इसने यही प्रोसेस, जो बेल बजाना और मीट लाना, बेल बजाना मीट लाना, ये बहुत दिनों तक किया इसने ऐसे ही. और एक दिन फाइनली वन डे क्या होता है, वो जस्ट सिर्फ बेल बजा के छोड़ दिया, मीट नहीं लाया उसने उस दिन. कई दिनों बाद इसने मीट नहीं लाया. एंड व्हाट डिड ही ऑब्जर्व एट दैट डे? He observed that the dog salivated to the bell alone, which was originally a neutral stimulus. तो अब डॉग क्या करने लगा, अब डॉग सिर्फ वो बेल की आवाज सुनकर ही सैलिवेशन चालू करने लगे. बिकॉज उसको पहले पता था ना, क्योंकि कई बार उसको क्या हुआ था, उसके सामने पहले रिंग बेल बजा था, फिर मीट आता था. तो अब डॉग किस तरह से कंडीशन हो गया कि आहा, आज तो बेल बजा है, मतलब अब वो मीट आने वाला है, तो पहले से उसका सैलिवेशन होना चालू हो गया. तो ये कंडीशनड हो गया. और जो बेल पहले बजा था शुरू में, वो न्यूट्रल स्टिमुलस था. अब वो बेल न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं हुआ, क्योंकि वो अब यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है. बेल बजने पर डॉग का रिस्पॉन्स हो रहा है, और रिस्पॉन्स क्या है, वो सैलिवेट कर रहा है. ओके. सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पावलोव थ्योरी. इससे पहले मैं आपको क्या समझा दूं एक, कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा कि पावलोव ने जैसे एक्सपेरिमेंट करने से पहले, है ना, बिफोर कंडीशनिंग और बिफोर एक्सपेरिमेंट, मीट क्या था, मीट एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था, राइट. एंड सैलिवेशन वाज आल्सो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. ठीक है. अनकंडीशनल स्टिमुलस मीट था और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सैलिवेशन था बिफोर कंडीशनिंग, दैट इज बिफोर एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड. बिफोर कंडीशनिंग बोलेंगे उसको. एंड ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जब वो बेल बजा रहा है, मीट आ रहा है, ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, मीट अभी भी अनकंडीशनल ही है, अनकंडीशनल स्टिमुलस ही है. बेल क्या हो गया, कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, क्योंकि बेल बजेगा उसके बाद मीट आएगा. सो बेल अब यहाँ पे ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, एक कंडीशनिंग स्टिमुलस हो गया एंड सैलिवेशन हो गया, जो एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था. यहाँ पे स्टिल अभी ड्यूरिंग दिस, जब एक्सपेरिमेंट चालू है या कंडीशनिंग चालू है, तब सैलिवेशन स्टिल इज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. ओके. आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, जब उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, उसने क्या देखा, आफ्टर कंडीशनिंग बेल बिकेम अलोन, इट बिकेम अ कंडीशनड स्टिमुलस. सिर्फ बेल बजते ही डॉग का रिस्पॉन्स आया, दैट रिस्पॉन्स वाज अ कंडीशनड रिस्पॉन्स. वो सैलिवेट किया, बेल बजते के साथ साथ उसने सैलिवेशन चालू कर दिया. दैट मीन्स द बेल, इट बिकेम अ कंडीशनड stimulus, whereas the dog salivation became the conditioned response. Okay, so this इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को समझा जाएगा. एंड व्हाट आर द एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ पावलोव थ्योरी. हमें क्या समझ में आता है इस एजुकेशनल थ्योरी के, जो पावलोव ने दिया हमें, उस थ्योरी के आधारभूत हम क्या समझ रहे हैं.
कंडीशनिंग क्रिएट्स फियर, लव एंड हेट्रेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट. अब आप किसी चीज का, किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप बच्चे को बहुत फोर्सफुली उसको करवा रहे हो, या जबरदस्ती उसको ये कर बोल के बोल रहे हो, या बहुत हेट्रेड के साथ करवा रहे हो, तो वहां पे एक स्पेसिफिक कंडीशन आ जाएगा बच्चे को कि अरे यार ये तो टीचर इतना डांटती है, मुझे तो ये सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगता. बच्चे का दिमाग में सेट हो जाएगा. और अगर आप उसको प्यार से वही काम करवा रहे हो, आराम से उसे प्यार से करवा रहे हो, तो वो लर्निंग वहां पे बहुत परफेक्टली होगा, वो आराम से बच्चा सीख लेगा. सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मतलब आप क्या समझे हो इस थ्योरी के अंदर से, वो बताया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिखना पड़ेगा आपको. अगर आपको पूछा जाए पावलोव का थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, तो आपको यही सब लिखना है. ठीक है, अ टीचर कैन ब्रिंग अ वाइज इफेक्ट ऑन द लर्नर थ्रू अ गुड मेथड एंड काइंड ट्रीटमेंट. वही जो मैंने आपको बोला कि अगर आपका टीच करने का तरीका बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ना, तो बच्चे आराम से सीख लेंगे. और अगर आपको सिखाने का तरीका बहुत अच्छा, मेथड अच्छा है, और आप काइंडली बहुत प्यार से, बहुत समझदारी से उसे ट्रीट करते हो, बहुत बच्चों को भी तो एक ट्रीटमेंट चाहिए, अच्छा वाला ट्रीटमेंट चाहिए. अगर आप उसके ऊपर दादागिरी ही करते रहोगे तो वो कैसे सीखेगा कुछ, है ना. तो काइंड ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है. ठीक है, कंडीशनिंग हेल्प्स अ चाइल्ड इन एडजस्टमेंट टू वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स. अब कंडीशन क्यों करना है हमें बच्चों को, ताकि कल जब वो रियल लाइफ में जब वो कदम रखेगा, जब सोसाइटी के लिए कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ेगा वो बच्चा, तब वो किसी भी कंडीशन को एडजस्ट कर पाए. इसीलिए बच्चों को कंडीशन करना बहुत जरूरी है. बचपन से ही हमें सिखाना बहुत जरूरी है हर टाइप के एनवायरनमेंट के लिए. ठीक है, क्योंकि इनको स्पून फीडिंग तो हर बार मिलेगी नहीं, है ना. उनको खुद ब खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा. तो उस चीज के लिए एडजस्ट करवाना ही कंडीशनिंग कहा जाएगा. The theory of reward and punishment is based on conditioning. तो conditioning के ऊपर ही the theory of reward and punishment is based. Reward मतलब क्या, जैसे डॉग के केस में देखिए कि बेल बजते के साथ साथ डॉग को पता था कि मुझे मीट मिलेगा ही मिलेगा. That was his reward, right? क्योंकि बेल बजेगा और मुझे मीट मिलेगा, रिवॉर्ड था. अब अगर बाय चांस वो डॉग उस एक्सपेरिमेंट के लिए पावलोव का बात नहीं मानता, तो क्या पता उसे पनिशमेंट भी दिया जाता, या पनिशमेंट दे के उसको ये सारे कंडीशन किया गया हो, ये तो हमें नहीं पता. लेकिन जो भी है, अगर आप कंडीशन करोगे, किसी भी चीज को आप ट्रेन करते हो बच्चों को हो, चाहे किसी एनिमल को हो या किसी भी चीज के लिए, तो वहां पे क्या होता है, एक रिवॉर्ड भी होता है और पनिशमेंट भी बेस्ड होता है. ठीक है, सो द थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन कंडीशनिंग. क्योंकि आप उसको बच्चे को सिखाना है या कुछ करवाना है, तो आपको रिवॉर्ड का भी यूज करना पड़ेगा एंड पनिशमेंट का भी थ्योरी यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो आज हम लोगों ने किया है. ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डाइव टू लर्न. थैंक यू.